वर्तमान यानी आज जीवन का उपहार है और इस सच्चाई को हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा होगा। हम जो भी काम करते हैं उसे खुशी और कुशलता से करें, आत्मनिर्भर बने और अपने आप पर विश्वास रखें। कभी कभी अपनी एक जैसे दिनचर्या से अलग हटकर कुछ करें और कम से कम साल में एक बार छुट्टियों पर जाने की कोशिश करें। ऐसी चीजें आपको खुशी देंगी और आपको नई ऊर्जा मिलेगी और जिंदगी फिर से जीवंत हो उठेगी। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अच्छे काम के लिए दान करें। किसी की आलोचना करने से दूर रहें। बिल्कुल, लोगों में पॉजिटिव यानी सकारात्मक गुण देखें और उसकी तारीफ जरूर करें और इसे धीरे धीरे अपनी आदत बनाने की कोशिश करें। ये हमें शांत और शालीन बनाता है। पहल ये नामुमकिन सा लगेगा, लेकिन इसे नियंत्रित करने में हम अपने आप में पूरी तरह से सक्षम हैं। और अपने अंदर से अहंकार को दूर करें और विनम्रता और करुणा पैदा करें। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपको गुस्सा नहीं आएगा और आप नकारात्मक भावनाओं से अपने आप को दूर करने लगेंगे। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए सबसे पहले देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर एक समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री इससे पहले भी कोविड महामारी को लेकर बैठक कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप इसके डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर आपातकालीन संचालन केंद्रों को सक्रिय किए जाने के साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त और त्वरित रोकथाम कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 280 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक देश में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 33 मामले सामने आए। राज्य में अब तक 34 मामले आ चुके हैं। आज कर्नाटक में 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 31 मामले आ चुके हैं। केरल में 5 नए संक्रमित भी मिले हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा में 2 नए केस आने से नए वेरिएंट के मामले 4 हो गए हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 20 हो गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 88 और दिल्ली में 64 केस नए वेरिएंट के आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और एनएचएम-एमडी के साथ बैठक की। इस दौरान कोविड टीकाकरण की प्रगति और ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए राज्यों की स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी और जिलों में मामले की पॉजिटिविटी, डबलिंग रेट, नए मामलों के क्षेत्र की निगरानी करने के लिए कहा है। राज्यों से कहा गया है कि वो सभी सावधानियों का पालन करें और एहतियाती उपायों में कोई ढील ना दें। आने वाले त्योहार से पहले राज्यों को स्थानीय प्रतिबंधों पर विचार करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि पूर्ण टीकाकरण ओमिक्रॉन से गंभीर स्थिति और अस्पताल में भर्ती होने से बचाता है, इसलिए डोर टू डोर टीकाकरण को तेज किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के करखिया में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनाए डेयरी संकुल की भी आधारशिला रखी। करीब 30 एकड़ में फैली इस डेयरी का निर्माण 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है, करीब करीब 1/4। मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना को विकसित करना देश के सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। केरल के तिरुवनंतपुरम में पुस्तकालय और साक्षरता अभियान के पितामह पीएन पणिकर की कांस्य मूर्ति के अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि केरल में उच्च साक्षरता और शिक्षा के स्तर ने राज्य को सतत विकास के पहलुओं सहित मानव विकास के कई सूचकांकों पर दूसरे राज्यों का नेतृत्व करने में मदद की है। पंजाब में लुधियाना के कोर्ट परिसर में हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पत्र में पंजाब सरकार से घटना का ब्यौरा देते हुए रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजने को भी कहा है। धमाका किस चीज का था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी, इसलिए कोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी। चौधरी चरण सिंह की जयंती देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद के केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। और अब बात देश के चारों कोनों की, यानी कि खबरें राज्यों से। हरियाणा सरकार ने अगले साल से बिना कोविड टीका लगवाए लोगों के सार्वजनिक स्थलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोविड टीका लगाने को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर इस निर्णय को लिया गया है। 1 जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों डोज नहीं लगवाई होगी, उसे शादी, रेस्तरां, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान यूनियन के साथ बैठक की। ये बैठक राज्य सरकार की किसानों के 2 लाख तक के कर्ज को माफ करने के ऐलान के बाद हुई, जिसे आज से राज्य में लागू कर दिया गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 10 से 15 दिनों में पंजाब सरकार किसानों का लगभग 2000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में कांडा महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कापकोट विधानसभा क्षेत्र में 27 करोड़ 31 लाख रुपयों की 89 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्नाटक विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित कर दिया है। चर्चा के दौरान कांग्रेस और जेडीएस ने विधेयक का विरोध किया। विधेयक में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। श्रीनगर में 126 साल पुराने चर्च को फिर से खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 35 साल बाद इसे फिर से प्रार्थना के लिए खोला है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन यहां पर विशेष प्रार्थना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम उत्तराखंड के दौरे पर है। टीम ने राज्य विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची है। मध्य प्रदेश में कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आवश्यकता हुई तो कुछ और उपाय भी किए जाएंगे। और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें। विदेशी सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने म्यांमार में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अध्यक्ष और दूसरे वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी समेत राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों के साथ बैठकें भी की। साथ ही पड़ोसी देश में जल्द से जल्द लोकतंत्र की बहाली पर जोर दिया। भारत की सीमा से लगे इलाकों में हिंसा को रोकने और शांति स्थिरता कायम करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि भारत एक लोकतंत्र के रूप में और करीबी पड़ोसी के रूप में म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल रहा है। हर्षवर्धन श्रृंगला 2 दिन की म्यांमार यात्रा पर हैं।
भारत ने नेपाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया है। भारत ने कहा है कि नेपाल को वो इसके लिए समर्पित रेल सेवा भी देने को तैयार है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में आयोजित नेपाल पुस्तक पर्व के उद्घाटन पर ये बातें कही। नेपाल किताब यात्रा के इस आयोजन में नेपाल के पर्यटन मंत्री प्रेम बहादुर आले भी मौजूद थे। नेपाल के पर्यटन मंत्री आले ने कहा कि भारत जो बुद्धा सर्किट, रामायण सर्किट और शिवा सर्किट बना रहा है, उसमें नेपाल में उससे जुड़ी जगहों को जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में 4 धाम यात्रा के लिए नेपाल के लोग इच्छुक रहते हैं और अगर नेपाल और भारत के बीच पर्यटन कॉरिडोर बनाया जाए तो इससे दोनों देशों के पर्यटन उद्योग को लाभ होगा। बेहद कठिन हालात में गुजर बसर कर रहे अफगान नागरिकों तक बुनियादी सहायता पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को अमेरिका ने पेश किया था। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने के साथ ही आग्रह किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को मानवीय सहायता पर नजर बनाए रखनी चाहिए। साथ ही ये भी देखा जाना चाहिए कि कहीं मदद की राशि किसी दूसरी मद में तो नहीं भेजी जा रही। भारत ने सुरक्षा परिषद में कहा कि अफगान लोगों को मानवीय सहायता बिना किसी बाधा के मिलनी चाहिए। साथ ही इसके वितरण में धर्म, जाति, सामुदायिक पहचान का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान के लिए 5 लाख वैक्सीन डोज और दवाओं की खेप एयरलिफ्ट की है। साथ ही भरोसा दिया कि जल्द ही आपात सहायता की एक और खेप पहुंचाई जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेना के 3 अंगों के द्वारा संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीपीय क्षेत्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना था। संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास के रोमांचक पलों को कैमरे में इस तरीके से कैद किया गया। देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नयनाभिराम दृश्य, और ये विमान से नीचे कूदते जाबाज सैनिक। और आइए इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी गतिविधियों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला असम विधानसभा के लिए डिजिटल टीवी लॉन्च करेंगे। गुवाहाटी में असम विधानसभा के सदस्यों को वो संबोधित करेंगे। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में दैनिक अचीवर्स पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। जहां बात कर लेते हैं कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, और आमतौर पर आधुनिक जीवन शैली में तनाव काफी बढ़ गया है प्रीति। और एक तरह से तनाव की जब बात कर रहे हैं प्रतिबिंब, तो देखिए कि अब तनाव हर घर में है और उम्र का भी लिहाज नहीं है। बच्चों में भी तनाव है, जो मिडिल एज लोग हैं उनमें भी तनाव है, बुजुर्ग भी अलग तरह के तनाव से गुजर रहे हैं। तो तनाव क्या है, इसके कारण क्या है और कैसे बचा जा सकता है, आज ये जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस पे। स्ट्रेस आजकल लोगों की जिंदगी का पार्ट बन गया है। लोग आजकल बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं स्ट्रेस की वजह से। सो कौन सी ऐसी रेमेडीज है, कौन से ऐसा सीक्रेट है जो आप नेचर से अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं ताकि स्ट्रेस आपकी जिंदगी से चला जाए एंड यू विल हैव अ ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल अहेड। सो हमारा जो यूनिवर्स है वो ऐसे बेनिफिशियल हर्ब्स और स्पाइसेस से भरा हुआ है जिससे आपको स्ट्रेस में बहुत रिलीफ मिल सकता है। कहते हैं ना कि अगर हम इस यूनिवर्स में हैं तो सारे आंसर आपको इस यूनिवर्स में मिलेंगे। सबसे पहली चीज है अश्वगंधा। बिल्कुल आपने सही सुना, अश्वगंधा। अश्वगंधा स्ट्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, गुणकारी है। और आप इसको किस तरीके से ले सकते हैं, सुबह आधा चम्मच आप इसे पानी से गटक लीजिए खाली पेट, और सोने से पहले आधा चम्मच आप इसे पानी से गटक लीजिए, चाहे आप दूध के साथ भी ले सकते हैं।
और आप देखेंगे कि आपको नींद बहुत प्यारी प्यारी आएगी, माइंड आपका बहुत ज्यादा रिफ्रेश हो जाएगा। उसके अलावा है सप्रगंधा। ये सप्रगंधा हमारा एक नेचुरल, एक यूनिवर्स का हब है जो स्ट्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा गुणकारी माना जाता है। और सप्रगंधा आप सोने से पहले 1/4 चम्मच पानी के साथ गटक सकते हैं। बट सप्रगंधा को लेने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप बाहर ट्रैवल करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं या बाहर कहीं जाने वाले हैं तो सप्रगंधा आपको नहीं लेना है। सप्रगंधा आपको सिर्फ और सिर्फ सोने से पहले ही लेना है। उसके अलावा है गोटू कोला। ये भी एक बड़ा ही गुणकारी हर्ब है जो हमें अपने यूनिवर्स से मिलता है। सो गोटू कोला आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है और स्ट्रेस से आपको बहुत कोसों दूर ले जाता है। और आपको इसका सेवन कैसे करना है? सुबह आधा चम्मच गोटू कोला आपको पानी के साथ गटकना है। लंच के बाद आधा चम्मच आप इसे पानी से गटक लीजिए और आप देखेंगे इन तीनों चीजों को कंज्यूम करने के बाद स्ट्रेस आपसे बहुत ही दूर हो जाएगा। और उसके अलावा आपको अपने लाइफस्टाइल का, खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूं, आपको अपने वजन पर खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका वजन ज्यादा होगा तो आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम, खट्टी डकारें, पेट फूला फूला रहना, ये भी स्ट्रेस का पार्ट हो सकता है। तो आपको वजन को भी कम करने में आपको जरूर ध्यान रखना है। और जैसे कि गोटू कोला आपको ना ही सिर्फ स्ट्रेस से दूर करेगा बट आपके वजन को कम करने में भी बहुत ज्यादा मददगारी साबित होगा। उसके अलावा हल्दी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हमें नेचर ने दी है। आप सुबह आधा चम्मच हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध, उसमें अदरक डाल के भी आप ले सकते हैं और ये भी आपको स्ट्रेस से दूर करेगा। इतना ही नहीं, आप अपने घर में जितना हो सके जैस्मिन, लवेंडर जैसी फ्रेग्रेंस, खुशबू का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। लवेंडर जैसे परफ्यूम या डियोस का इस्तेमाल करें। अपने कपड़ों के आसपास, अपने तकियों के आसपास लवेंडर फ्लावर का इस्तेमाल करें और आप देखेंगे स्ट्रेस आपसे कोसों दूर हो जाएगा एंड यू विल हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। प्रीति, कई बार होता है पढ़ के, सुन के, देख के कुछ लोग इन हर्ब्स को अपने घर तो ले आते हैं लेकिन वो रखी रहती हैं, उनका सेवन नहीं किया जाता। तो ये ज़रूरी है कि सिर्फ लाना ही काफ़ी नहीं है, उसका सेवन भी और नियमित रूप से करना बेहद आवश्यक है। और बिल्कुल, और एक्सपर्ट के जरिए एक चीज़ और फिर से हमें याद आई है कि नेचर ने हर चीज़ का इलाज हमें दिया हुआ है। तो इसीलिए उसकी ताकत को अगर हम समझें और अपनाएं तो स्ट्रेस को भी, यानी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को ठीक रखा जा सकता है। जी हाँ, और कल क्रिसमस का त्यौहार है और आज क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की जाएगी। इस अवसर पर देश के सभी गिरजाघरों में खास रौनक भी नजर आ रही है। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च में क्रिसमस की तैयारियों की झलक। आप बने रहिए हमारे साथ। सिर्फ वाजपेयी जी ही थे जो ये समझते थे कि अगर चुनाव होगा तो लोग इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को नकारेंगे। कैबिनेट में, मंत्रिपरिषद में बहस हो रही है, अटल जी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और जब देखा कि आज ये ऐसा प्रश्न है जो उलझा हुआ है, अच्छा भाई आज छोड़ो, 2 दिन बाद देखेंगे। उन्होंने इंडिया को पहली बार दिखा दिया कि कोएलिशन की सरकार चल सकती है। जब अटल जी पूछते थे चाय पिएंगे तो धीरे धीरे चाय पीता था ताकि ज़्यादा बातचीत करने का मौका मिले। He was leading actually a caretaker government during the Kargil war. हिंदुस्तान में मेरे जैसे करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके जीवन में वाजपेयी जी एक प्रेरणा है। देखिए संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति सदा अटल।
हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में 24 दिसंबर के नाम क्या बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। 24 दिसंबर वर्ष 1814 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच गेंट संधि हुई। यह एक शांति संधि थी जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच वर्ष 1812 के युद्ध को समाप्त कर दिया। दोनों पक्षों ने आज ही के दिन संयुक्त नीदरलैंड के गेंट शहर में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। बाद में इस संधि को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और प्रिंस रिजेंट ने इस कानून पर हस्ताक्षर किए। 24 दिसंबर वर्ष 2000 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की शुरुआत हुई। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून बनाया था। 24 दिसंबर वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य संस्थापकों में से एक थे। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के सर्वाधिक करिश्माई नेताओं में से एक माना जाता है। हिंदी भाषा से लगाव और भारतीय होने पर गर्व करने वाले वाजपेयी ने 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में दिया। यह पहला मौका था जब यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हिंदी भाषा का मान बढ़ा था। तो अब हमने जाना आज का इतिहास और अब बात करते हैं करियर की, जिसमें हम तमाम छात्रों को देते हैं करियर से जुड़े टिप्स। और आज हम बताने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के में अगर हम देखें तो वहां पर आखिर करियर का क्या स्कोप है, आज हम इस पर बात करेंगे। दरअसल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो किसी भी बीमारी और उसके इलाज का पता लगाने का काम माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने प्रीति, और अपने उदाहरण के लिए कोविड महामारी में कोरोना की जांच को ही ले सकते हैं। उसकी दवा, इलाज का तरीका, ये सब माइक्रोबायोलॉजिस्ट करते हैं। नई ड्रग, एंटीबायोटिक्स तैयार करने में माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भूमिका बहुत अहम होती है। तो आइए हमारे करियर एक्सपर्ट से जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी में करियर का क्या होता है स्कोप। जो भी विद्यार्थी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या किसी भी बायोलॉजिकल साइंस में आज की डेट में रुचि रखते हैं, वो अपना कैरियर बखूबी इन कोर्सेज के कंप्लीट करने के बाद बना सकते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंसेस या बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री में अपनी एजुकेशन स्टार्ट करके एमएससी कंप्लीट कर सकता है इन्हीं कोर्सेज में। और उसके बाद आज की डेट में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम तीन तरीके से माइक्रोबायोलॉजी के विद्यार्थी काम करते हैं। जैसे कि डायग्नोस्टिक्स में आज की डेट में आप देख रहे होंगे कोविड की डायग्नोस्टिक्स में इतना काम हुआ है, तो वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के जो ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं, वही R&D कर रहे हैं, वही डिफ़ाइन कर रहे हैं कि किस तरह की डायग्नोस्टिक्स तैयार होनी चाहिए। इसी तरीके से एवरी डे हमारे नई डिसीज़ आती हैं, माइक्रोबियली कॉज डिसीज़, तो उनके लिए हमें ड्रग्स चाहिए, एंटीबायोटिक्स चाहिए। तो ये काम भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का होता है कि कैसे वो नई ड्रग्स को डेवलप करें, कैसे जो है आइडेंटिफाई करें टारगेट्स को, जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए वो नई एंटीबायोटिक्स तैयार कर पाएँ। फिर होता है तीसरा इम्पॉर्टेंट जो इसमें कंसर्न है प्रिवेंशन का। इसी तरीके से जो है जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, प्रिवेंशन है, तो वो भी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स का एक दायित्व होता है। ये थे माइक्रोबायोलॉजी में करियर के टिप्स, और अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद 9 बजे से आप देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बदलाव के नायक, यानी बात होगी द चेंज मेकर्स की। और सुबह 10 बजे इतिहासा, शाम 7 बजे मुद्दा आपका। शाम 7:30 बजे आप देख सकते हैं आपके सांसद, जिसमें आज आप मिलिए रांची के लोकसभा सांसद संजय सेठ से। रात 8 बजे आज की खबर, और रात 8:30 बजे स्पेशल देखिए सदा अटल। अटल जी से जुड़ी हुई ये पूरी हमारी डॉक्यूमेंट्री है, विशेष कार्यक्रम है, देखना ना भूलें।
रात 9 बजे आप देख सकते हैं डिप्लोमैटिक डिस्पैच और 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे स्पेशल रिपोर्ट संसद का शीतकालीन सत्र। कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, यानी जन्म जयंती है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस अवसर पर देश के साथ साथ संसद टीवी भी कवि हृदय पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। आज रात 8:30 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक विशेष प्रस्तुति। आइए दिखाते हैं आपको इसकी एक झलक। सिर्फ वाजपेयी जी ही थे जो ये समझते थे कि अगर चुनाव होगा तो लोग इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को नकारेंगे। कैबिनेट में, मंत्रिपरिषद में बहस हो रही है, अटल जी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और जब देखा कि आज ये ऐसा प्रश्न है जो उलझा हुआ है, अच्छा भाई आज छोड़ो, 2 दिन बाद देखेंगे। उन्होंने इंडिया को पहली बार दिखा दिया कि कोएलिशन की सरकार चल सकती है। जब अटल जी पूछते थे चाय पिएंगे तो धीरे धीरे चाय पीता था ताकि ज़्यादा बातचीत करने का मौका मिले। He was leading actually a caretaker government during the Kargil war. हिंदुस्तान में मेरे जैसे करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके जीवन में वाजपेयी जी एक प्रेरणा है। देखिए संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति सदा अटल। प्रीति, ये सब लोग जानते हैं कि 25 जून 1983 की तारीख भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, जब हर देशवासी का सर गर्व से ऊंचा हो गया था और आंखें नम हो गई थी। बेहद कमजोर मानी जाने वाली भारतीय टीम ने फाइनल मैच में वेस्टइंडीज को 43 रन से हराकर विश्व कप अपने नाम किया था। बिल्कुल, लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेले गए इस मैच की कप्तानी कपिल देव के कंधों पर थी। और अब इसी 1983 के फाइनल मैच पर कबीर खान की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 रिलीज होने जा रही है। और फिल्म को प्रमोट करने के लिए फिल्म 83 की जो रियल लाइफ प्लेयर की टीम सूट बूट में फिल्म सिटी में नजर आई। तो वहीं 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप के असली हीरो भी कैजुअल लुक में नजर आए। चलते चलते आपको दिखाते हैं फिल्म 83 के प्रीमियर कार्यक्रम की झलक। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। बात होगी रांची संसद